वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर बताता है कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म ग्रेजुअली डेवलप हुआ और कैसे अलग अलग रीजन में यूनाइट होके नेशन स्टेट्स बने। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त जर्नी के साथ। तो अगर हम 18वीं सेंचुरी के यूरोप का मैप देखें तो आपको जैसे आज के नेशन स्टेट्स पता है, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड देखने को नहीं मिलेंगे। तब ये छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी, डचीज़ हुआ करते थे, कैंटॉन्स में डिवाइडेड थे। सब जगह के रूलर्स अलग थे, अपना एरिया में पूरी पावर के साथ रूल किया करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में तो मोनार्की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एक ही एम्पायर में बहुत सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। अलग कल्चर के थे लोग, अलग लैंग्वेज के थे लोग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हैब्सबर्ग एम्पायर का, जहाँ पे जर्मन्स हुआ करते थे, इटालियंस हुआ करते थे, हंगेरियंस हुआ करते थे जो कि मेजॉरिटी में थे। फिर स्लोवाक्स थे, क्रोट्स थे, रोमानियंस थे, ये माइनॉरिटी में थे। तो ऐसी डाइवर्सिटी में एक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सबको जोड़ने वाली एक ही चीज़ थी, वो क्या थी? एम्परर के प्रति लॉयल्टी सबकी, मतलब लोग अपने किंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। अब हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास की। 19वीं सेंचुरी यूरोप में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लास थी। ये लोग हर रीजन में अपनी लैंड ओनिंग पावर के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही लाइफ स्टाइल था। ये रूरल स्टेट और टाउन हाउसेस में रहते थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। रिच फैमिलीज़ आपस में ही मैरिज कर लिया करते थे, पर इनकी जो पॉपुलेशन थी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो ये माइनॉरिटी में थे। मेजर पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी। वेस्टर्न यूरोप में स्मॉल ओनर्स थे और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप में सर्व्स जो बड़े स्टेट में काम किया करते थे। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने गेम बदला। जैसे जैसे ट्रेड और इंडस्ट्रीज बढ़े, नए लोग आए, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जिनको हम कहते हैं मिडिल क्लास। यही मिडिल क्लास लेटर नेशनलिज्म के सपोर्टर बन गए। अब हम बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। इसका मतलब क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं था। ये एक आइडियोलॉजी थी जो फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स की बात करती थी। वर्ड लिबर आया लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है फ्री। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, लॉ के सामने सब इक्वल हों, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, किंग का एंड हो, रिलीजियस कंट्रोल हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने देखा कि कैसे मोनार्की ख़त्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट आई, लेकिन लिबरलिज्म हर किसी के लिए नहीं था। वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स के पास थी। वुमेन और पुअर मैन एक्सक्लूडेड थे। जैकोबिन रूल में शॉर्ट टाइम के लिए सब मेल्स को वोट मिला। नेपोलियन कोड ने वुमेन को फिर से माइनर बना दिया था और 1920वीं सेंचुरी में वुमेन और पुअर मैन की बराबर राइट्स के लिए मूवमेंट भी चलाए गए। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म या नेशनलिज्म। इसको हम समझेंगे एक ज़ोल्वेरिन के एग्जाम्पल से। इकोनॉमी में भी लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्री मार्केट मिले, कम टैक्सेस देना पड़े और गुड्स और कैपिटल का फ्री फ्लो हो। जर्मनी के 39 स्टेट्स में हर जगह अलग अलग करेंसीज थी, वेट्स थे और टैक्स रूल्स थे। तो ट्रेडर्स को क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि बहुत सारे टैक्स देने होते थे और गुड्स बेचने होते थे। अब इमेजिन करो कि अगर हम इधर देखें, आप देखो कि ये हैम्बर्ग है और न्यूरमबर्ग है। अगर एक मर्चेंट को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाके गुड्स बेचने हैं तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे और हर जगह 5% टैक्स देना पड़ता था। तो क्या था? ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जो ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ रही थी। अब इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 1834 में ज़ोल्वेरिन आया। ज़ोल्वेरिन क्या था? एक कस्टम यूनियन था, मतलब एक यूनियन था कि हम एक ही जैसा सब चीज़ें फॉलो करेंगे। इसमें क्या किया था इन्होंने कि टैरिफ हटा दिया था।
30 करेंसी से कम करके 2 कर दिए थे। रेलवे नेटवर्क को भी डेवलप किया था जिससे हमारी ट्रेड और यूनिटी बढ़ी। इसने हेल्प किया था कि नेशनलिज्म बिल्ड होए, कैसे? थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ से। इससे एक इकोनॉमिक यूनिटी बनी जो लेटर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का बेस बन गई थी। तो की आइडिया क्या था नेशनलिज्म इन यूरोप का, कि नेशनलिज्म यूरोप में एकदम से एक दिन एक रात में नहीं हो गया। ये लोगों के डिज़ायर से आया कि उन्हें चाहिए थी फ्रीडम, चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि लोग साथ में रहें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू नेशनलिज्म आया और उन्होंने अपोज किया किंग और एम्पायर रूल को, तब नेशनलिज्म आया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दैट इज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन की डिफीट के बाद, जो कि 1815 में होता है, तो क्या हुआ कि जो किंग्स और रूलर्स चाहते थे कि फिर से पुराना सिस्टम वापस आ जाए, इसको कहते हैं हम क्या? कंजर्वेटिज्म। तो अगर हम कंजर्वेटिव्स को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि ओल्ड ट्रेडिशन को सेफली रखना, मतलब मोनार्की वापस आ जाए, चर्च, फैमिली, हायरकी, ये सब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बचाए जाएं, प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएं, सोशल क्लास मेंटेन रहे, फैमिली सिस्टम रहे। पर वो ये भी समझ गए थे कि मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्मी, इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिडेलिज्म, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहे, ये सब मोनार्की को और पावरफुल बना सकते हैं। तो इस कारण जो किंग्स थे उन्होंने मॉडर्न सिस्टम को सपोर्ट किया। अब 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, जिनके होस्ट थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच। वियना में बहुत बड़ी पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया मिली और इन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को साइन किया। इसका एम था कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं उसको वापस हम, जो ओल्ड ट्रेडिशनल ओल्ड रॉयल फैमिलीज़ का रूल था, उसको वापस ले आएँ और नेपोलियन चेंजेस को हटा दें। तो इसके अंदर कुछ की डिसीजंस लिए गए, जैसे कि बोर्बन फैमिली को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, फ्रांस की लैंड को कम कर दिया गया, मतलब जो कि नेपोलियन ने लैंड को एक्सटेंड किया था उसको कम कर दिया गया। कुछ नए स्टेट्स बनाए गए, जैसे कि नीदरलैंड और बेल्जियम को मिला दिया गया, गिनुआ और पीडमोंट को मिला दिया गया, प्रूशिया को और भी नए लैंड दे दिए गए और रशिया को कुछ पार्ट दे दिया गया पोलैंड का। जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो 39 स्टेट्स थे ना, पर उनको कुछ नहीं टच किया, उनको कुछ नहीं किया गया, उनको जैसा था वैसे ही रहने दिया। लेकिन जितनी भी मोनार्कीज वापस आई थी वो सब कैसी थी? ऑटोक्रेटिक नेचर की थी, मतलब किंग का रूल था। तो ऐसे में क्या हो गया कि सेंसरशिप लगा दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था किंग को, प्रेस बंद हो गया था, लिबर्टी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को दबाए गए। पर लिबरल लोग फिर भी चुप नहीं बैठते थे, उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए स्ट्रगल शुरू किया। अब हम बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरीज की। रिप्रेशन के डर से लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या बनाई थी? सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी थी। इनका एम था कि मोनार्की का विरोध करना और नेशन स्टेट बनाने के ड्रीम को आगे बढ़ाना था। सबसे फेमस अगर नाम आता है तो गुज़ीपी मज़ीनी का नाम आता है। ये एक रिवॉल्यूशनरी हीरो थे। इनका जन्म गेनुआ, इटली 1805 में हुआ था। ये सीक्रेट ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया था, कार्बोनरी जिसका नाम था। 24 साल की उम्र में इन्हें एग्जाइल किया गया था, मतलब देश निकाला कर दिया था, क्योंकि इन्होंने रिवॉल्यूशन लड़ा लिगुरियाज में। फिर इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, दैट इज़ यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली को मर्सिलीज में बनाया गया। इसका एम था कि इटली को यूनाइट करें एज अ रिपब्लिक, और यंग यूरोप बर्ने में फॉर्म की, जिसका एम था कि यूथ को कनेक्ट करें, चाहे वो पोलैंड के हों, जर्मनी के हों, फ्रांस के हों और इटली के। मज़ीनी का मानना था कि नेशंस गॉड के बनाए हुए नेचुरल यूनिट्स हैं। इटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं रह सकता, उसे यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना होगा, डेमोक्रेसी लानी होगी, यूनिटी रखनी होगी। उनकी थिंकिंग से कंजर्वेटिव रूलर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे।
तो ऐसे ही क्या हुआ कि मेटरनिश थे, उन्होंने कहा था मज़ीनी के बारे में कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इससे हम ये पार्ट से हम क्या समझते हैं कि 1815 में कंजर्वेटिव किंग वापस आ जाते हैं, पर फिर भी लोगों को फ्रीडम और यूनिटी तो चाहिए था। इसके लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी गई और सीक्रेट रिवॉल्यूशनरीज आए जैसे मज़ीनी, और एक उम्मीद जगी कि हाँ कुछ चेंज होएगा। तो स्टूडेंट, इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म स्लोली ग्रो हुआ। पहले तो एम्पायर और डाइवर्सिटी थी, फिर मिडिल क्लास और लिबरलिज्म आया, इकोनॉमिक यूनिटी बनी ज़ोल्वेरिन के ज़रिए, कंजर्वेटिव पावर ने मोनार्की वापस लाई, और फिर रिवॉल्यूशनरी ने सीक्रेटली एक नया यूरोप का सपना देखा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 1848 के रिवॉल्यूशंस और इटली जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और पढ़ाई निंजा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।